हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के ऊपर कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना। कुछ इसमें से एक दो प्रीवियस ईयर के भी हो सकते हैं, कुछ अच्छी बुक्स के भी हैं। ठीक है ना, पूरा मिक्स एंड मैच है बेसिकली। तो आप चाहो तो साथ ही साथ मेरे सॉल्व भी कर सकते हो, और सॉल्व करने के लिए आप पॉज कर सकते हो, एक दो मिनट 3 मिनट ले सकते हो, फिगर बना सकते हो। ठीक है ना। जो इक्वेशंस आपने पढ़ रखी हैं उसको अप्लाई करो, और लेट अस सी कि आप इसको कर पाते हो या नहीं। ठीक है ना, फिर मैं सॉल्व तो कर ही रहा हूँ आपको साथ ही साथ। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने। अ प्लेन मिरर इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स जेड प्लेन। ठीक है। एंड एन ऑब्जेक्ट पी इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट 0, A। ठीक है, 0, A ऑन द वाई एक्सिस है। द मिरर रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब ओमेगा से ये मिरर रोटेट हो रहा है, ये मिरर की इनिशियल पोजीशन है, और ये मिरर रोटेट हो रहा है जेड एक्सिस के अबाउट, यानी इस सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट तो फिक्स है, लेकिन मिरर रोटेट हो रहा है, तो इसका इमेज हमेशा चेंज होगा धीरे धीरे। तो इसका हम लोग एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, और एक जनरल पोजीशन पे इसको स्टडी करते हैं। जनरल पोजीशन पे स्टडी करने का मेरा मतलब ये है कि जैसे इधर हो गया एक्स हो गया, इधर आपका वाई हो गया। ऑब्जेक्ट हमको दिया हुआ है, ये पॉइंट पी है। और इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 0, A। ठीक है, मतलब यहाँ से इसका डिस्टेंस हमको मालूम है, ये डिस्टेंस ए है। अब अगर मिरर की पोजीशन क्वेश्चन में जो लिखी है वो टी इक्वल टू 0 पे है, ओमेगा से ये रोटेट हो रहा है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये मिरर जो है ये रोटेट होके ओमेगा टी एंगल बनाएगा, अगर हम किसी टी टाइम पे इसको ऑब्जर्व करें। तो ये रहा मिरर की नई पोजीशन। ठीक है ना। और ये जो मिरर है ये एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल बना चुका है, और अभी भी ये ओमेगा से रोटेट हो रहा है। अब प्रॉपर्टी ये होती है प्लेन मिरर में कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस प्लेन मिरर से सेम रहता है। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं भाई, कि यहाँ से ये डिस्टेंस लिया होगा, इधर से डिस्टेंस लिया होगा, ये पॉइंट निकाला होगा। ठीक है ना। और ये पॉइंट की वैल्यू आपकी टाइम के फंक्शन में आई होगी, और फिर उससे हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से आपको बताऊंगा। आप क्या करो, लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड मिरर, ये रहा, ये वो लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड मिरर। आप ध्यान से देखो मिरर से कितना एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल बन रहा है पाई/2 माइनस ओमेगा टी। अच्छा, हो सकता है ओमेगा टी पाई/4 से ज्यादा हो सकता है पाई/4 से ओमेगा टी कम हो। कहने का मतलब है कि ये एंगल जो है ये 45 से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हम कोई जनरल पोजीशन ले रहे हैं, तो लेट से ये रहा इसका इमेज। तो इसका इमेज हम लोग कहाँ बनाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा। इसका इमेज इस कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे ही बनेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ से ए है, तो इमेज का डिस्टेंस भी यहाँ से ए रहेगा। ये रहा इसका इमेज, पी का इमेज ले लेते हैं पी डैश। ठीक है। और इसका जो एंगल बनेगा ना, ये पूरा एंगल, तो ये एंगल फिर से उतना ही बनेगा पाई/2 माइनस ओमेगा टी। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज की है कि लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड मिरर, लाइन ज्वाइनिंग इमेज एंड मिरर, ये दोनों लाइंस प्लेन मिरर के साथ इक्वल एंगल बनाएंगी, और ये जो डिस्टेंसेज हैं ये दोनों डिस्टेंसेज भी सेम रहेंगे। ठीक। अब आप ध्यान से देखो, तो इसका हमें निकालना है पोजीशन। तो पोजीशन मतलब इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अगर आप देखो, तो हम लोग ये वाला एंगल मार्क कर सकते हैं। देखिए, ये पूरा एंगल पाई/2 माइनस ओमेगा टी है, तो ये वाला एंगल आपका निकल के आएगा पाई/2 माइनस 2 ओमेगा टी। देखिए ध्यान से। ठीक है। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स ले लें एक्स कॉमा वाई, और हमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स अगर हमें इसके निकालने हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू बन जाएगा ए कॉस ऑफ पाई/2 माइनस 2 ओमेगा टी। ठीक है। और अगर हम इसका वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ए साइन ऑफ पाई/2 माइनस 2 ओमेगा टी। ठीक है ना। तो अगर हम इन्हीं दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, तो हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे यहाँ से। तो ए कॉस कॉस पाई/2 माइनस थीटा है, तो ये साइन थीटा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है ना। और ये है साइन पाई/2 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा ए कॉस 2 ओमेगा टी। देखिए ध्यान से। तो ये आपको x मिल गया, ये y मिल गया, तो पोजीशन आ गई। आज चाहे तो r वेक्टर में लिख सकते हैं। वेलोसिटी निकालनी है तो हम इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो vx की वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन dt। तो ये बन जाएगा 2a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, एक्स कॉम्पोनेंट को डिफरेंशिएट करके, और vy हो जाएगा dy अपॉन dt के इक्वल। तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा ये 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है ना।
तो अगर हमें से स्पीड पूछी जाए या वेलोसिटी पूछी जाए, वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी हो जाएगी इसकी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ठीक है ना। और अगर हमें स्पीड निकालनी हो तो इंटरेस्टिंग बात यह आएगी कि स्पीड कांस्टेंट आ जाएगी, तो इसका स्पीड निकल के आएगा सिंपली 2a ओमेगा, ठीक है ना, 2a ओमेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपको, ठीक ठीक अगर नॉलेज भी है प्लेन मिरर का तो ये वाला क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने पढ़िए आप और ट्राई करिए पॉज करके। A kid of height 1.1 feet is sleeping straight between focus and center of curvature along the principal axis of a concave mirror of a small aperture। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। तो ये रहा एक कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका फोकस बना लेते हैं, तो लेट से ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो ये हो गया फोकस, इधर हो गया इसका पोल पी, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पे ले लिया। अच्छा इसके बाद क्या क्या हमको गिवन है, अब कह रहा है अ किड ऑफ हाइट 1.1 फीट इज स्लीपिंग स्ट्रेट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब वो लाइंग कंडीशन में है, ठीक है ना। हिज हेड इज टुवर्ड्स द मिरर एंड 0.5 फीट फ्रॉम द फोकस ऑफ द मिरर। तो अगर हम ऐसे एज्यूम कर लें कि लेट से दिस इज द पोजीशन ऑफ किड, ठीक है ना, और इस किड का लेंथ हमको दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज 1.1 फीट, और इसका जो हेड है ये फोकस से इसका डिस्टेंस हमको गिवन है 0.5 फीट। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब कह रहा है हाउ अ प्लेन मिरर शुड बी प्लेस्ड सो दैट इमेज फॉर्म्ड बाय इट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम कॉनकेव मिरर looks like a person of height 5.5 feet is standing vertically. Draw the ray diagram as well. Find the focal length of concave mirror as well. ठीक है ना, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखिए किड इज लाइंग, अब हमें सबसे पहला काम ये करना है, देखिए इसका फोकल लेंथ हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, तो लेट से इसका फोकल लेंथ अगर हम लोग एफ ले लें तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हम लोग एफ मार्क कर सकते हैं। अब इसको एक तो हमें स्टैंडिंग करना है, यानी इसकी जो पोजीशन करनी है, इसकी पोजीशन हमको स्टैंडिंग करनी है, और वो पोजीशन हमको लेके आनी है 5.5 फीट। तो देखो स्टैंडिंग तो इजी हो जाएगा भाई, हम अगर मिरर लगा दें यहाँ पे 45 डिग्री पे, तो ये मिरर इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरह से इधर बना देगा। लेकिन सबसे पहले हमें इसको एक्सपैंड भी करना है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो इमेज बनना चाहिए वो सबसे पहले हमें 5.5 फीट का बनाना है। और ये पॉसिबल है, पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से लिया हुआ है तो इसका जो इमेज बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट जो है वो बिटवीन सी एंड एफ है, तो अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो उसका इमेज जो बनेगा वो बियॉन्ड सी बनेगा और एनलार्ज बनेगा, ये भी बात सही है। तो ये वाला डिस्टेंस हमको चाहिए 5.5 फीट के आसपास, ठीक है ना। ये डिस्टेंस 5.5 फीट है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका इमेज हो गया। तो हम लोग इसके हेड के लिए और इसके फीट के लिए दो अलग अलग इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। जैसे कि पहले हेड के लिए अगर लिखें तो फॉर हेड, तो अगर आप हेड के लिए लिखोगे तो u का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं माइनस का f प्लस 0.5, हम सारे कैलकुलेशन फीट में ही रखते हैं। और इसका जो v बनेगा, अब हेड का जो v बनेगा, अब सपोज इसका यहाँ से यहाँ डिस्टेंस हमको एज्यूम करना पड़ेगा, तो लेट से ये डिस्टेंस अगर हम x ले लें तो इसके हेड का जो v बनेगा वो बनेगा माइनस का 5.5 एंड प्लस x, देखिए, और फोकल लेंथ की जगह हम लोग माइनस एफ लिखेंगे। ये कैलकुलेशन होंगे हेड के लिए। और अगर हम फीट के लिए लिखें यहाँ पे कैलकुलेशंस, तो फीट के लिए u का वैल्यू बनेगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस का बनेगा f प्लस 0.5 भी ऐड होगा और उसमें 1.1 भी ऐड होगा, ठीक। और v का वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये आएगा माइनस का x, और f का वैल्यू फिर से माइनस f आएगा। तो देखो सबसे पहले हमारे पास ये दो इक्वेशंस निकल के आई हैं जिनसे हमें कैलकुलेट करके f की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू तो शायद नहीं पूछी है, रे डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम दो इक्वेशन बनाते हैं तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, अब क्योंकि तीनों ही माइनस में है तो तीनों के मैग्नीट्यूड रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5.5 एंड प्लस 1/u होता है तो माइनस तो हटा ही दिया है, तो ये हो जाएगा f प्लस 0.5, ये हो गई इक्वेशन 1।
और दूसरी इक्वेशन बनेगी 1/f फिर से 1/v एंड प्लस 1/f प्लस 1.6 हो जाएगा ये। तो ये इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको ऐसे बताऊं कि आप x का वैल्यू एक तरह से निकाल के सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट में रख दीजिए, या फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकंड में रख दीजिए। तो इसमें आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेशन ऐसे कर लेना भाई, किसी एक इक्वेशन से x का वैल्यू उठा के दूसरे में रख देना, तो f में आपका ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर बनेगा। और वहां से f का वैल्यू आप देखोगे तो ये सिंपली 2 फीट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। फोकल लेंथ हमको निकालना था इसमें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमसे पूछा है कि प्लेन मिरर को हम कैसे रखें। तो देखो, हमें इस पर्सन को स्टैंडिंग पोजीशन में लाना है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई प्लेन मिरर हम लोग अगर हम यहाँ पे रख दें, ठीक है ना, प्लेन मिरर, देखना जरा ध्यान से, ठीक है ना। तो जैसे ये जो आई बनाया हुआ है, ये आई बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर प्लेन मिरर। और इसका जब ये इमेज बनेगा, तो ये इसका इमेज जैसे इस तरफ हमने लिया है, तो ये इसी लाइन पे ऐसे बोल सकते हैं कि ये एक लाइन बन जाएगी, और इस लाइन पे ये स्टैंडिंग पोजीशन में इसका इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। और हाइट हमने ऑलरेडी इसकी कंसीडर कर ली है, ठीक है। तो ये मिरर का जो एंगल है यहाँ से 45 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी शैडो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है इसमें। वन नाइट अ बॉय ऑफ हाइट h इज वॉकिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट along the edge of a straight horizontal sidewalk moves past a lamp post। मतलब यहाँ पे देखिए ये एक लैम्प पोस्ट है, और लैम्प पोस्ट का ये जो पॉइंट है इसको हम एक पॉइंट सोर्स की तरह ट्रीट करेंगे। हम्म। और ये लैम्प पोस्ट ऐसे जेड एक्सिस पे रखा हुआ है। इधर हो गया वाई एक्सिस, इधर हो गया एक्स एक्सिस। और ये जो बॉय है जिसका हाइट एच गिवन है, ये वी नॉट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से इस साइड वॉक पे जा रहा है। मतलब साइड वॉक मतलब लैम्प पोस्ट के जस्ट नीचे वाली लाइन नहीं है, लैम्प पोस्ट से थोड़ा डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, लेट से एल डिस्टेंस पे, और इस लाइन पे वो प्रोपोगेट हो रहा है। मतलब इस लाइन पे वो चल रहा है। एंड लैम्प इज इंस्टॉल्ड ऑन इट एट ए हाइट एच अबव द ग्राउंड। ये दिया हुआ है, ये एल लेंथ हमको गिवन है। एज द बॉय वॉक्स, पोजीशन एंड साइज ऑफ हिज शैडो ऑन द ग्राउंड कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है, ऑब्वियसली जब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ जो भी उसकी शैडो बन रही होगी उसका लेंथ भी चेंज हो रहा होगा, और उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही होगी। तो इसमें दो चीजें हमें निकालनी है। एक तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ शैडो ऑफ हिज हेड, उसके हेड का वेलोसिटी वेक्टर शैडो का, और टाइम रेट चेंज ऑफ लेंथ ऑफ हिज शैडो एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द बॉय। ठीक है। देखो, क्वेश्चन मैंने जो भी सेलेक्ट किए ना वो इस हिसाब से सेलेक्ट किए हैं कि भाई उससे कुछ सीखने को मिले ना। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल ओलंपियाड टाइप कुछ हो, जो पूछा जा सकता है जेई एडवांस में। स्पेसिफिकली मैंने वही टारगेट किया है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा एक अलग फिगर हम लोग बना लेते हैं, और उस अलग फिगर में लेट से इधर हम लोग ले लेते हैं जेड एक्सिस, इधर ले लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, और इधर ले लेते हैं वाई एक्सिस। किसी पोजीशन पे तो पूछा नहीं है, तो हम लोग एक्स वाई कोऑर्डिनेट उसके इनिशियली कुछ भी ले सकते हैं, कहीं पे भी उसको एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे है इसका सोर्स। तो ये सोर्स हो गया लेट से एस, और इस सोर्स का हाइट हमको दिया हुआ है ग्राउंड से कैपिटल एच। इसके बाद वो जो बॉय मूव कर रहा है, बॉय मूव कर रहा है उसके जस्ट पैरेलल, मतलब वाई एक्सिस के जस्ट पैरेलल एक साइड वॉक है, उस पे मूव कर रहा है। तो लेट से हम लोग ये एक साइड वॉक बना लेते हैं। और बॉय का पोजीशन हम लोग ले लेते हैं कि लेट से दिस इज द हाइट ऑफ बॉय। और बॉय जिस कोऑर्डिनेट पे है उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक्स कॉमा वाई। हालांकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू तो हमेशा ही एल के इक्वल है। खैर, अभी इसको हम एक्स लिख दे रहे हैं। इसका हाइट दिया हुआ है एच। अब इसका जब हमें शैडो बनाना होगा, तो शैडो कॉन्सेप्ट सीधे ये बोलता है कि आपको क्रिटिकल लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। क्रिटिकल लाइंस का मतलब है कि ऐसी लाइट रेज जो जस्ट उसके हेड को टच करते हुए जा रही है और एक्स वाई प्लेन में हिट कर रही है, क्योंकि जो बॉटम पे जा रही है उसका एक पॉइंट तो यही रहेगा, मतलब शैडो जो भी बनेगी उसका पैरों का शैडो तो वहीं रहेगा जहां पे उसके पैर हैं, उसके हेड के शैडो को हमें सीधे सीधे सॉल्व करना है। तो एक लाइन हम लोग यहाँ से स्ट्रेट ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से।
और हमको मालूम है कि एक लाइन ये वाली हो गई, और एक लाइन हम लोग ये ड्रॉ करते हैं जो उसके पैरों से होके जा रही है। ये दोनों मैंने इसलिए ड्रॉ की हैं जिससे हमको एग्जैक्टली उसके शेडो का आइडिया लग जाए। तो ये इसका शेडो बनेगा, आप देखो ध्यान से। और इसके कोऑर्डिनेट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं x1 कॉमा y1। और ये जो बॉय है ये वाई एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई v0। तो अब क्या होगा, धीरे धीरे इसका शेडो का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो बेसिकली हमें ये जो पॉइंट हम लोगों ने लिया है, इस पॉइंट को हम लोग कैपिटल एच बोल सकते हैं, हेड का पॉइंट हो गया ये। इसका हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, इसका क्या वेलोसिटी होगा। तो बेसिकली x1 और y1 की वैल्यू अगर हमको मिल जाए x और y कोऑर्डिनेट के हिसाब से तो हम इजीली निकाल सकते हैं। दूसरा, ये जो v0 दिया हुआ है ना, इसको अगर हम अब अपने वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखें तो ये सीधे सीधे डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से एक चीज चेक करो कि इसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसमें x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि शैडो का भी x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। देखो, वेक्टर्स की सबसे अच्छी खास बात ये होती है, बेसिकली वेक्टर्स हम पढ़ते ही इसीलिए हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पे हम उनके कंपोनेंट्स ले पाए। तो वैसे तो ये एक ही बॉय है, लेकिन मैं इसको ऐसे कहूंगा कि भाई एक काम करो, आप इसके दो टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा इसका हम लोग यहां रख देंगे एक्स एक्सिस पे, और एक टुकड़ा इस बॉय का हम लोग यहां रख देंगे वाई एक्सिस पे। ठीक है, मतलब मैंने इस एक क्वेश्चन का जो कि 2D में था, इसको डिवाइड कर लिया दो 1D के क्वेश्चंस में, और अब ये बहुत आसानी से हो जाएगा। हाइट इस बॉय की हम लोग h ले रहे हैं, हाइट इस बॉय की हम लोग h ले रहे हैं। तो ये जो y कंपोनेंट है इसका, यानी y कोऑर्डिनेट वाला जो बॉय है, ये v0 वेलोसिटी से जा रहा है। और अब जो x वाला है ये अपनी जगह फिक्स है। अब इस फिगर में बहुत ज्यादा ड्रॉ हो गया है, तो अब हम एक और दूसरा फिगर बना लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने एक ड्रॉ किया है लेट से एक्स एक्सिस सॉल्व करने के लिए। ये कैपिटल एच ले लेते हैं, ये सोर्स हो गया। अच्छा, बॉय जो है वो स्मॉल एच हाइट का है, तो बॉय की हाइट स्मॉल एच हो गई। ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, ये मैं एक्स एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहा हूँ सिंपली। और एक्स एक्सिस में इसका कोई वेलोसिटी भी नहीं है, यानी जो लेंथ ऑफ शेडो एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा। और इसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं x1, तो हम चाहें तो ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम लोग x1 माइनस एल भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का है कि ये पूरा कोऑर्डिनेट x1 है, तो ये वाला x1 माइनस एल। अब हमारे सामने दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, आपको दिख रहे हैं। तो इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल से हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं कि कैपिटल H अपॉन पूरा डिस्टेंस यानी x1, दिस इज इक्वल टू स्मॉल h अपॉन x1 माइनस एल। तो यहां से आपको मिलेगा h(x1 माइनस h इंटू एल इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू x1। तो यहाँ से x1 का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो देखिए ये आ जाएगा कैपिटल H L अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, स्मॉल एल, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, सॉरी। ठीक है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट सॉल्व हो गया, और एक्स कोऑर्डिनेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी उसके शेडो में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नहीं होगा। सिमिलरली, अब ऐसे देखो, सिमिलरली अगर हम ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि बॉय का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ से, ये हमको y पता है, y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से अगर हम y1 लिखना चाहें तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल तो सेम ही बनेंगे ना। सिमिलरली यूजिंग ट्राइंगल सिमिलरिटी ऑन y प्रोजेक्शन, वाई एक्सिस पे अगर हम प्रोजेक्शन लेके इसको करते हैं तो हम यहाँ से y1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी मेथड से। तो आपको y1 की वैल्यू मिलेगी कैपिटल H, अब स्मॉल l की जगह हम लोग y लिख देंगे, स्मॉल h इंटू वाई अपॉन कैपिटल S माइनस स्मॉल h। और हमें चाहिए इसका रेट ऑफ चेंज, तो हम लोग डायरेक्टली dy1 अपॉन dt को लिख सकते हैं h अपॉन कैपिटल H माइनस स्मॉल h, एंड इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा dy अपॉन dt का, और dy अपॉन dt को हम लोग फाइनली v0 के इक्वल रख देंगे। तो हमारा एक आंसर तो यही आ गया, h v0 अपॉन h माइनस h। देखिए ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, यानी ये शेडो का y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो आ गया, x डायरेक्शन में उसका कोई भी वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है l प्रोजेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है। अब हमको इसमें एक चीज और निकालनी है, लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है ना, तो लेंथ ऑफ शेडो के लिए हम लोग क्या करें, तो लेंथ ऑफ शेडो को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।
भाई लेंथ ऑफ शेडो जो बनेगा ना, उसके पैरों से लेके उसके एच तक का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस होगा। तो हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, तो हम लोग लेंथ सीधे सीधे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेंथ ऑफ शेडो एल एस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया सीधे सीधे। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम वैल्यू रखते हैं इसमें, तो देखिए क्या बनेगा, x1 माइनस एक्स की वैल्यू, तो देखो x1 हमको मालूम है, और x की वैल्यू l के इक्वल है, x की वैल्यू l के इक्वल है। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज उठा के यहाँ रखोगे इस वाले वैल्यू में, तो आप देखो आपको मिलेगा कैपिटल एच एल अपॉन एच माइनस स्मॉल एच माइनस एल होल स्क्वायर। और सिमिलरली वाई डायरेक्शन में भी, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही बना है ना, तो एच इंटू वाई अपॉन एच माइनस एच एंड माइनस वाई होल स्क्वायर। देखो, तो इसको सिंप्लीफाई अगर आप करो एक स्टेप और, तो आपको मिल जाएगा स्मॉल एच एल अपॉन एच माइनस एच होल स्क्वायर प्लस स्मॉल एच वाई अपॉन एच माइनस एच होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे भी आप ध्यान से देखोगे तो वाई कोऑर्डिनेट ही सिर्फ चेंज हो रहा है। तो इसमें से हम लोग एच अपॉन एच माइनस एच को अगर कॉमन ले लें, अब खाली मैथ बची है और कुछ नहीं है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और हमें इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो इसका रेट ऑफ चेंज निकालना मतलब आपको एक बार डिफरेंशिएट और करना है, तो डी एल एस अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी एच अपॉन एच माइनस एच, हम लोग अलग ले लेते हैं, और इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये आएगा 2 टाइम्स, टू तो हट जाएगा बाद में, तो इसको लिख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू इंटू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी टी। ठीक है ना, तो ये डी वाई अपॉन डी टी को हम लोग वी नॉट लिख देंगे, तो ये हमारा फिर आंसर बन जाएगा दूसरा। बेसिकली क्वेश्चन इसलिए अच्छा है कि हमने 2D में था ये क्वेश्चन पूरा का पूरा, बट 2D में करने से अच्छा है कि हम इसको सिंपली 1D में प्रोजेक्शन के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिफ्रैक्शन पे बेस्ड है। ठीक है, और इसमें रिफ्लेक्शन के भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे। हालांकि बहुत ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत ही सुपर एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेने के पीछे पर्पस मेरा ये है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जनरली स्टूडेंट्स गलत करते हैं, और उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि रेज जब ट्रैवल हो रही हैं डिफरेंट मीडियम में, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो जो इमेज फॉर्मेशन है वहां पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए पॉज करके, और फिर इसको आप ट्राई भी कर लीजिए। ठीक है, मैं तो कहूंगा जो भी टाइम लगता है 2 मिनट 5 मिनट, ठीक है ना, और फिर आप इस वीडियो को दोबारा से प्ले कर लीजिए। देखिए कह रहा है अ फ्लाई एफ इज सिटिंग ऑन अ ग्लास स्लैब एस 45 सेंटीमीटर थिक। तो ये ग्लास स्लैब है 45 सेंटीमीटर थिक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 3/2। ठीक है, आगे कह रहा है द स्लैब कवर्स द टॉप ऑफ अ कंटेनर सी एंड कंटेनर सी इज कंटेनिंग वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 अप टू अ हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ये एक कंटेनर है, एंड द बॉटम ऑफ कंटेनर इज क्लोज्ड बाय अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। मतलब ये जो कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्ड है, इसका जो बॉटम है वो फ्लैट नहीं है, इसका बॉटम एक तरह से मिरर है, और उस मिरर का हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है। इसका मीडियम का, इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेंशन्ड है 40 सेंटीमीटर। तो ये कॉनकेव मिरर है। हमको बताना है फाइनल इमेज। तो देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये समझना है कि फाइनल इमेज का क्या सिग्निफिकेंस है। फाइनल इमेज का मतलब ये होता है कि आपको लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकालनी है, ठीक है ना, और जो भी ऑप्टिकल सिस्टम है उसकी तरफ ले जानी है, टूवर्ड्स ऑप्टिकल सिस्टम। देन लाइट रेज विल अंडरगो मल्टीपल रिफ्रैक्शंस, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जैसा भी होगा। एंड फाइनली फिर जब रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी रिफ्लेक्ट होंगे, तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा। आई मीन आपको उन रेस के साथ साथ चलते जाना है। मतलब रे डायग्राम बनाओ या रे डायग्राम नहीं बनाओ, बट उस रे डायग्राम को दिमाग में जरूर बनाओ, क्योंकि आप जो भी स्टेप्स लिख रहे हो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि रेज आगे कैसे गई, तब आपको थोड़ा कहते हैं ना कि फील आएगा। तो देखो सबसे पहले मैं कहूंगा कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, और वो रिफ्रैक्शन हो रहा है एयर से ग्लास में, पहला रिफ्रैक्शन। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट स्टेप।
दूसरा स्टेप अगर आप देखोगे तो दूसरा स्टेप होगा ग्लास से वाटर में रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड स्टेप है इस मिरर से रिफ्लेक्शन। अब मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज, पहले लाइट रेज नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही थी, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वही लाइट रेज ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लगेंगी। दोबारा ये रिफ्रैक्शन हो रहा है वाटर से फिर से ग्लास में, और दोबारा से फिर से एक बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ग्लास टू एयर में। तो देखा जाए तो एक, दो, तीन, चार और पांच स्टेप हैं जिसमें ये लाइट रे अपना पाथ चेंज कर रही है। और फाइनली जब पांचवी बार जब ये इस ग्लास स्लैब से बाहर आएगी तो ये इन्फिनिटी चली जाएगी। तब ये जहां पे मिल रही होगी या जहां से एमिट होती हुई अपीयर हो रही होगी वो पॉइंट कहलाएगा फाइनल इमेज। फाइनल इमेज का मतलब ये होता है कि आपको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कराते जाना है जब तक वो रे फाइनली इन्फिनिटी नहीं चली जाए, ठीक है ना। तो एक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, देखो इस क्वेश्चन को फाइनली आंसर तक पहुंचने के दो तीन मेथड है, मतलब बेसिकली मैथ्स लगाने की दो तीन मेथड है। जिसमें सबसे पहला मेथड ये है, एक मेथड मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी मेथड बता दूंगा, आप ट्राई कर सकते हो प्रैक्टिस करने के लिए। देखो पहला बेसिक मेथड ये है कि आप फर्स्ट रिफ्रैक्शन जैसे जैसे होता जा रहा है वैसे करते जाओ। फर्स्ट रिफ्रैक्शन होगा एयर टू ग्लास, ठीक है। एयर टू ग्लास का जो रिफ्रैक्शन है प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन, इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं μ1/u माइनस μ2/v। लेकिन अब ध्यान से समझना, ये फ्लाई जो है इसका इस सरफेस से डिस्टेंस जीरो ही है। तो अगर हम ये रिफ्रैक्शन कंसीडर भी करते हैं ना एयर से ग्लास का, तो इसकी इमेज भी यहीं आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी हाइट जीरो है। तो हम डायरेक्टली सेकंड रिफ्रैक्शन पे आ सकते हैं। सेकंड रिफ्रैक्शन जब आप कराओगे तो सेकंड रिफ्रैक्शन होगा ग्लास टू वाटर। और ग्लास टू वाटर के लिए हम लोग जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो ये बनेगा μ1/u इज इक्वल टू μ2/v। ये फॉर्मूला है प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन का, ठीक है ना, जिसमें लाइट रे μ1 मीडियम से μ2 मीडियम में जा रही है। इसके बाद हम लोग थर्ड स्टेप पे जब आएंगे, जो भी इमेज बनेगी वो इस सरफेस के लिए यानी मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, ठीक है। मिरर से हम एक बार रिफ्लेक्शन कराएंगे मिरर फॉर्मूला यूज करके, दोबारा से यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना, और फिर एक बार और यही फॉर्मूला यूज होगा, तो फाइनली लाइट रे जो है वो बाहर एयर में आएगी। एक तरीका तो ये है। अच्छा, अब आप कहोगे दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए दूसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे कि ये जो वाटर वाला स्लैब है, हम लोगों को ग्लास स्लैब का फॉर्मूला याद रहता है भाई। देखो ग्लास स्लैब जो है ना, ग्लास स्लैब का फॉर्मूला याद रहता है। मतलब मैं कैसे प्रेफर करूंगा इस क्वेश्चन को कि भाई स्लैब की वजह से ऑब्जेक्ट और इमेज में शिफ्टिंग होती है, और वो शिफ्टिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। शिफ्टिंग को हम लोग डेल्टा एक्स लिखते हैं, याद होगा सभी को फॉर्मूला, टी ब्रैकेट 1 - 1/म्यू, ठीक है ना। ये शिफ्टिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला है, शिफ्टिंग ऑफ अ ग्लास स्लैब। लेकिन ये ग्लास स्लैब एयर में रखी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक तो ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब हम उसको बोलते हैं जिसके दोनों सरफेसेस पैरेलल होने चाहिए। लेकिन आप कहोगे कि ये वाली तो ग्लास स्लैब नहीं है क्योंकि इसकी एक सरफेस कर्व्ड है और इसकी एक सरफेस पैरेलल है, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि एक काम करो, इस ग्लास स्लैब को भी एक हम पैरेलल स्लैब की तरह बना देते हैं। यानी हम इसको इस डॉटेड लाइन से कट कर देते हैं। और डॉटेड लाइन से कट कर दें अगर, मतलब इतना पोर्शन ग्लास का हम अलग कर दें। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इतना पोर्शन जो ग्लास का है ना, वो एक लेंस की तरह डील कर लें उसको, ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ग्लास स्लैब में हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा पाएंगे, और इस लेंस को हम इस मिरर के साथ कंबाइन करके एक सिंगल मिरर में बदल लेंगे। कहने का मतलब है कि ये दोनों ग्लास एक सिंगल ग्लास स्लैब में बदल जाएंगी, और ये लेंस और मिरर एक सिंगल मिरर में बदल जाएगा। हम उसके बाद भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो मुझे लगता है कि मैं इसी से प्रोसीड करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखो टोटल शिफ्टिंग जो आएगी ऑब्जेक्ट में वो हम निकाल लेते हैं। तो ये बनेगी t × 1 - 1/म्यू के हिसाब से। पहले स्लैब का t है 45, 1 - 1/म्यू यानी 2/3। तो ये वैल्यू बनेगी 1/3, यानी ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। डेल्टा एक्स इसको बोल देते हैं Δx1। ये हो गया Δx1। इसी तरह से Δx2 निकालें अगर, तो Δx2 की वैल्यू हो जाएगी 21 - 3/4। तो ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। यानी कि टोटल शिफ्टिंग इन दोनों स्लैब्स की वजह से जो आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है ना, ये 20 सेंटीमीटर आएगी। शिफ्टिंग ऑलवेज अकर्स, ये जो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा इसको बोलते हैं हम इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप ये लगाएंगे
कि ये जो लेंस बना है, अब ये लेंस कौन सा बना है, तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हो कि ये एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बना है। और इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की एक सरफेस प्लेन है और एक सरफेस इसकी R = 40 सेंटीमीटर, और ये वाटर का बना हुआ लेंस है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर, तो लेंस और मिरर का जो कॉम्बिनेशन है, या जिसको हम लोग सिल्वरिंग ऑफ लेंस भी पढ़ते हैं, उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/F इज इक्वल टू 1/FM -2/FL। ध्यान रखना ऑप्टिक्स में जो भी फॉर्मूले हैं वो विद साइन यूज होंगे। तो 1/FM, देखो FM की जगह हम लोग लिख देंगे -20। F की वैल्यू होती है R/2, लेकिन क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ निगेटिव जाएगा, ठीक है। इसके बाद -2, और ये 1/FL को हम कॉमन ले लेते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला लगाने के लिए। लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा μ-1, यानी 4/3 - 1 इंटू 1/R1 -1/R2, तो वो प्लस हो जाएगा, तो +1/40। ये वैल्यू आपकी डायरेक्टली हमको F इक्विवेलेंट दे देगी। तो जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, आप भी कैलकुलेट करो, ठीक है ना। तो ये पार्ट आपका बन जाएगा 1/3, और ये पार्ट हो गया 1/40। तो ये 1/120 हो जाएगा, और 2 ऊपर है तो ये 1/60 हो जाएगा। तो एक तरह से 1/20 प्लस 1/60 हमें मिला है, तो ये 15 आ जाता है। तो ये F इक्विवेलेंट की वैल्यू माइनस में 15 सेंटीमीटर आ जा रही है। यानी अब देखो, ये अब काफी इजी प्रॉब्लम बन जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट इस मिरर से टोटल डिस्टेंस चेक कर लीजिए, तो ये 65 सेंटीमीटर पे है, ठीक है ना, 65 सेंटीमीटर पे है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप में जब शिफ्टिंग करेंगे, तो ये शिफ्टिंग आएगी 20 सेंटीमीटर की। तो यानी कि फॉर मिरर, मतलब मिरर के लिए जब हम सॉल्व करेंगे, तो मिरर के लिए u का वैल्यू हो जाएगा 65 में ये 20 कम कर देंगे, क्योंकि पहली बार शिफ्टिंग जो होगी वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। तो इंसिडेंट रेज नीचे की तरफ आ रही है, तो शिफ्टिंग नीचे ही होगी। यानी इस मिरर को, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 65 पे नजर नहीं आएगा, बल्कि 65 -20 पे नजर आएगा। तो 65 -20 यानी कि u की वैल्यू हो गई -45, ठीक है ना। और मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकल के आया है -15, ठीक है। तो हम लोग यूज कर लेते हैं मिरर फॉर्मूला, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -1/15 इज इक्वल टू 1/V -1/45। तो यहां से पहले आप V निकालिए, क्या आएगा। तो ये V का वैल्यू होगा 1/15 में से सब्ट्रैक्ट होगा 1/45, ठीक है। तो V का वैल्यू माइनस का 45/2 निकल के आ रहा है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 22.5 सेंटीमीटर। अब एक बात समझना, -22.5 का मतलब ये इमेज बना कहाँ पे है। तो देखो, -22.5 का मतलब है कि इस मिरर से 22.5 आगे, यानी रेज रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं। अब ध्यान से देखना, जब रेज दोबारा रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं, तो फिर से ये ग्लास स्लैब पड़ेगा, और ये ग्लास स्लैब इसको फिर से शिफ्ट करेगा बाय द सेम अमाउंट। यानी फाइनल इमेज जो बनेगा, हम लोग अब आंसर पे पहुंच गए हैं। तो फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर, अगर हम मिरर से उसका डिस्टेंस बताएं आंसर में, तो फ्रॉम मिरर फाइनल इमेज आएगा 22.5, और उसमें वो 20 और ऐड होगा, यानी फाइनल आंसर हमारा 42.5 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है ना। तो एक तरीका ये है। अब देखो, इस तरीके में कुछ लोगों को डाउट आता है। डाउट क्या आता है वो भी बताता हूँ। डाउट उनको ये आता है कि सर, रेस तो ग्लास से वाटर में गई हैं, और ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब ग्लास स्लैब के दोनों तरफ एयर हो। तो उनके लिए मेरा एक स्टेटमेंट है कि भाई देखो, है क्या, इस ऑप्टिक्स में, यही नहीं, नॉट ओनली इन दिस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में जब भी इस तरह से कंटिन्यूअस सिस्टम्स रखे होते हैं, तो हम कहीं पे भी बीच में अगर एयर का एक गैप एज्यूम कर लें, तो उससे हमारे फाइनल आंसर या कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी लाइट रे जा तो ग्लास से वाटर में रही है, ठीक है ना, लेकिन अगर हम बीच में एक एयर का गैप ले लें और ये बोल दें कि पहले लाइट ग्लास से एयर में गई है और फिर एयर से वाटर में गई है, तो भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने गैप कई जगह एज्यूम कर लिए, एक गैप हमने यहां भी एज्यूम कर लिया, एक गैप हमने यहां भी एज्यूम कर लिया,
अगर वो गैप निग्लिजिबल थिकनेस का है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हमें जरूर फर्क पड़ा कि हमने डायरेक्टली डेल्टा एक्स वन डेल्टा एक्स टू ऐड कर दिया और हमें 2 बार ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ा। ठीक है ना, क्योंकि इसको यूज करने में थोड़ी गलतियां हो जाती हैं, तो मैं तो ये वाला मेथड हमेशा प्रेफर करूंगा। ठीक है ना। बाकी आप कंटिन्यूअसली भी उसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है ना। अगर ये प्लेन मिरर होता तो और भी शॉर्टकट लग सकता था। प्लेन मिरर में क्या करते, हम मिरर को ही, अगर प्लेन मिरर है तभी लगाना, मिरर को ही हम 20 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट कर देते, ऑब्जेक्ट को वहीं रखते और फाइनल इमेज उस मिरर के हिसाब से निकाल देते। तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हो कि अगर प्लेन मिरर होगा तो क्या करना होगा। ठीक है ना। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेंसेज ए एंड बी, लेंसेज ए एंड बी कॉन्वेक्स लेंसेज दिए हुए हैं, फोकल लेंथ 7.5 एंड 20 सेंटीमीटर। तो ये कुछ हो गया फोकल लेंथ, इसका इसका फोकल लेंथ हो गया 7.5 सेंटीमीटर और इसका फोकल लेंथ हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है। आर प्लेस्ड एट डिस्टेंसेज 15 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस। The source is on common principal axis of the lenses. Aperture radii of the lenses are 2 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब कि ये वाला जो रेडियस है, मतलब ये साइज जो है, दिस इज 2 सेंटीमीटर और इस लेंस के लिए अपर्चर रेडियस का मतलब हुआ ये डिस्टेंस, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इसके बाद कह रहा है इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड द लेंस बी, इफ अ स्क्रीन इज प्लेस्ड, ये रही वो स्क्रीन, behind the lens B, a circular light spot will be obtained on it। ठीक है, यहां से भी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, यहां से भी रिफ्रैक्ट हो रही है, तो फाइनली यहां पे जब पहुंचेगी तो एक सर्कुलर स्पॉट बन रहा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस बी शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट द लाइट स्पॉट ऑन इट हैज अ मिनिमम रेडियस एंड ऑल्सो फाइंड दिस मिनिमम रेडियस। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया है, देखो एक तो क्वेश्चन मैंने सारे वही सेलेक्ट किए हैं जो मुझे लगता है कि भैया यही एडवांस के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल क्वेश्चन ले लो, ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो लेना जरूरी है, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, है तो पाथ फाइंडर का ही क्वेश्चन। तो देखिए, इसको हम लोग करते हैं अटेम्प्ट। एक लेंस को हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। हाँ, मैं ये बता रहा था कि ये मैंने सेलेक्ट क्यों किया, तो ये सेलेक्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे कुछ हमें नया सीखने को मिल रहा है। और देखते हैं कि क्या नया सीखने को मिल रहा है। नया सीखने को हमें इसमें से सबसे बड़ी बात तो ये मिल रही है कि उस अपर्चर को किस तरह से यूज कर रहे हैं हम लोग, अपर्चर को कैसे यूज कर रहे हैं ब्राइट स्पॉट बनाने के लिए, एक तो वो पता चलेगा। तो देखो, एक लेंस मैंने लिया है जिसका मैंने अप्रोक्सीमेटली साइज, साइज आप देख लो, मेरे पास ऑप्शन है थोड़ा सही से लिखने का, तो मैंने सही से डायग्राम बनाया हुआ है। और ये रहा वो कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सिंपली इस पॉइंट सोर्स का इमेज बनाते हैं। तो देखो, पॉइंट सोर्स का इमेज बनाने के लिए ये हो गया L1 और ये हो गया L2। हम लोग पहले L1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर L1, तो L1 के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर और L1 का फोकल लेंथ दिया हुआ है 7.5। तो इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये 2F पे रखा हुआ है, नहीं, तो इसका इमेज भी 2F पे बनेगा, तो इसका इमेज यहाँ पे कहीं आ जाएगा, लेट से S डैश। ठीक है ना, S डैश। तो इमेज कैसे बन रहा होगा, तो इमेज इसका ऐसे बन रहा होगा कि यहाँ से एक लाइट रे हम लोग ले लें जो F1 पे हिट कर रही है और वो फिर S डैश पे हिट कर रही होगी। अब देखो, लाइट रुकेगी नहीं, तो लाइट तो आगे ट्रैवल करेगी, तो ये लाइट रे मैं कहूंगा कि ये लेंस L2 पे भी जाएगी, ये लाइट रे L2 पे भी जाएगी। अच्छा, एक और बात ध्यान से देखो, अब देखो ये जो साइज है ये 2 है। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। हम्म तो अब एक बात ये बताओ कि जैसे ये लाइट रे अगर हम सीधे एक्सटेंड करें, तो जब ये सीधे एक्सटेंड होके यहां पहुंचेगी तो ये इस लेंस वाले पोजीशन पे कितने हाइट पे होगी।
तो ये हाइट निकालने के लिए हम लोग देखो दो सिमिलर ट्रायंगल ले सकते हैं, बन सकते हैं ना दो सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ये जो ट्रायंगल है, एक ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और जो सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है, आप ध्यान से देखो उनके साइड्स में 15:60 यानी 1:4 का रेशियो है। तो यहाँ पे ये वाली जो डिस्टेंस है ये 5 है, ये सॉरी 2 है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये 8 सेंटीमीटर बनेगी। और हमें ये वाला लेंस जो लेना है, ये लेंस हमको लेना है 10 सेंटीमीटर अपर्चर रेडियस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंस का साइज भी हमें थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। यही इस क्वेश्चन में थोड़ा बढ़िया बात है, देखो। तो इस लेंस को थोड़ा हम बड़ा ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है इतना ले लेते हैं बहुत है। हम्म, ये रहा वो लेंस। डायग्राम थोड़ा नीचे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक। अब ऐसा इसलिए किया मैंने क्योंकि क्या होगा ना कि एक लाइट रे इस लेंस पे डायरेक्टली भी पहुंच रही होगी इस सोर्स से। क्यों पहुंच रही है? क्योंकि वो डिस्टेंस हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो क्या होगा कि L1 के लिए तो इमेज आ गई डायरेक्टली, ये L1 के लिए इमेज यहाँ से कितने डिस्टेंस पे बनाई हमने, ये डिस्टेंस हो गई 15 सेंटीमीटर। तो इस लेंस के लिए जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये वाली डिस्टेंस हम लोग यूज कर लेंगे 30 सेंटीमीटर। लेकिन फिलहाल पहले ये डायरेक्ट L1 पे भी पहुंच रही है L2 पे, तो हम उसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो फॉर L2 हम सॉल्व करेंगे। तो L2 के लिए आप देखो ये डिस्टेंस कितना है, L2 का फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। L2 का फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो L2 के लिए जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो U की वैल्यू आएगी -का 60 सेंटीमीटर, F का वैल्यू +का 20 सेंटीमीटर। ध्यान रखना हम ये वाली रे के लिए सॉल्व कर रहे हैं जो डायरेक्टली इस लेंस L2 पे जा रही है, मतलब हम डायरेक्ट L2 के लिए पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो लेंस फॉर्मूले में रखते हैं ये दोनों वैल्यूज, देखिए क्या मिलेगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u होता है, तो +1/60 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप v का वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 1/20 -1/60। तो ये आपको 30 मिल जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो लाइट रे है ये इस लेंस से अप्रोक्सीमेटली 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मीट करेगी। बना देते हैं ऐसे ही, ठीक है ना। ये इसका इमेज बनेगा S डबल डैश, और ये जो इमेज होगा वो यहां से 30 सेंटीमीटर पे होगा। लाइट रेज वहां रुकेंगे नहीं, लाइट रेज तो आगे कंटिन्यू करेंगी। प्रिंसिपल एक्सिस को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये रहा। और दूसरी बात ये कि अब ये देखो ये लाइट रे भी तो जा रही है लेंस L2 पे सक्सेसिव रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये लाइट रे जब आगे पहुंचेगी तो ये डिस्टेंस यहाँ से 30 है। तो देखो एक और इंपॉर्टेंट, इन्होंने वैल्यूज बहुत अच्छी दी हुई हैं। वैल्यूज इसलिए अच्छी दी हुई हैं क्योंकि रियल इमेज और रियल ऑब्जेक्ट, देखो ये रियल ऑब्जेक्ट है, ये उसकी रियल इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर पे है और उसकी रियल इमेज 30 सेंटीमीटर पे है। तो अगर रियल इमेज 30 सेंटीमीटर पे हो जाए तो उसका ऑब्जेक्ट, उसका जो रियल ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे हो जाए तो उसकी इमेज 60 पे हो जाएगी। ऐसे पॉइंट्स को हम लोग कॉन्जुगेट पॉइंट्स बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। तो ये लाइट रे यहां तक गई है। और इसको अगर हम फर्दर आगे बढ़ाएं तो ये लाइट रे 60 सेंटीमीटर पे मीट करेगी। तो ये यहां से थर्ड इमेज बनाएगी S ट्रिपल डैश। और ये जो S ट्रिपल डैश है ये यहां से आप देखो तो ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर होगी। यानी अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट, क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब क्वेश्चन में जो निकालना है केवल हमें वही देखना है। तो देखो हो क्या रहा है कि यहां से जो लाइट जा रही है वो इस रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होगी। मैंने एक लाइट रे बनाई है, हम लोग एक और लाइट रे ऐसे बना सकते हैं समझने के लिए। भाई एक लाइट रे ये हो गई, एक ऐसे भी बना सकते हैं, ये ऐसे जा रही है तो ये वाली ऐसे जाएगी, ठीक है ना। ये लाइट रे ऐसे जा रही है तो ये लाइट रे ऐसे जाएगी। अब इसमें क्या है कि इस लाइट रे के पाथ में हम जब भी स्क्रीन रखेंगे तो देखो यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो ये सर्कुलर ब्राइट स्पॉट बनेगा, यहां पे स्क्रीन रखेंगे तो ये सर्कुलर ब्राइट स्पॉट बनेगा, यहां पे स्क्रीन रख देंगे तो जीरो साइज का ब्राइट स्पॉट होगा, जीरो रेडियस का। यहां स्क्रीन रखेंगे तो इस साइज का ब्राइट स्पॉट होगा। कहने का मतलब है ये जो स्क्रीन है इसको हम कहां पे रखेंगे, इस पाथ में, तो अलग अलग साइज के ब्राइट स्पॉट मिलेंगे। सिमिलरली अगर हम ये वाली लाइट रे के लिए सॉल्व करें, देखो ध्यान से, ये लाइट रे ऐसे ही यहां नीचे भी होगी, ये लाइट रे
अगर हम इसमें यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो ये साइज बनेगा ब्राइट स्पॉट का, यहाँ पे रख देंगे तो ये साइज होगा। कहने का मतलब स्क्रीन को हम कहाँ रख रहे हैं उस पे साइज का, ब्राइट स्पॉट का साइज डिपेंड कर रहा है। दोनों लाइट में से कोई भी लाइट अगर हम उसके पास पहुंचेगी तो ब्राइट स्पॉट बनेगा। अब बात की जाए मिनिमम रेडियस की, तो देखो यहाँ पे रेडियस ये है, ये है, ये है, रेडियस कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन फिर ये वाली लाइट भी आ गई तो फिर से रेडियस बढ़ने लगा। तो आप देखो तो मिनिमम रेडियस मुझे यहां से एस दिख रहा है, ये वो पॉइंट बनेगा, ये वो पॉइंट जो मिनिमम रेडियस बनेगा, ठीक है ना, ये आर मिनिमम बनेगा। क्योंकि इस पॉइंट के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे ये वाली लाइट बीम पिक्चर में आ जाएगी, और इसके पीछे रहेंगे तो ये वाली लाइट बीम है। तो भाई, तो यही एक मिनिमम रेडियस वाला पॉइंट बन रहा है, तो हमें ये डिस्टेंस भी निकालनी है, ये डिस्टेंस भी हमें निकालनी है, और हमें इसका साइज भी निकालना है, मतलब इसका डिस्टेंस यहां से भी निकालना है और इसका रेडियस भी निकालना है, दो चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो अब देखो, अब इसमें सिमिलर ट्रायंगल का काफी यूज आएगा, और मैं कहूंगा कि ये पूरा पूरा क्वेश्चन जो है ना, डायग्राम जितना आपका नीट एंड क्लीन बनेगा उतनी ही जल्दी आप इसको टैकल कर लोगे, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है, और क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, 30-30 है, नहीं सॉरी गलत बोल दिया, ये 15 है और यहां से यहां का डिस्टेंस 30 है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में स्टडी करें तो ये डिस्टेंस आपका 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो मैं पहले यहां पे लिख देता हूं 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद आते हैं, अगर ये 4 सेंटीमीटर है और यहां से यहां की डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लें, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज वाई एंड दिस रेडियस इज आर, तो आपके पास देखो दो सिमिलर ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक ये सिमिलर ट्रायंगल आपका, ठीक है ना, और एक ये सिमिलर ट्रायंगल। तो इन दोनों सिमिलर ट्रायंगल में सिमिलैरिटी अगर हम लगाएं तो हम लोग लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर अपॉन टोटल बेस की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस, और छोटे वाले ट्रायंगल का बेस मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस 60 था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 60 माइनस वाई के इक्वल। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एक इक्वेशन और बनेगी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, अब ये साइज देखो, ये कितना दिया हुआ है, ये साइज दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना निकाला हमने, 30। इसी तरह ये ट्रायंगल भी है, तो एक ट्रायंगल हम ये वाला लेंगे और एक ट्रायंगल ये छोटा वाला लेंगे। तो 10/30, 10 सेंटीमीटर अपॉन 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर अपॉन 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अब ये हाइट ये हो गई स्मॉल आर और ये बेस हो जाएगा y-30, तो स्मॉल आर अपॉन y-30, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब इस एक ही इक्वेशन से आपको r और y दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी, तो क्या किया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। क्यों भाई, क्योंकि ये बन गया 1/15, भाई ये रेशियो क्या आ गया, ये रेशियो कैंसिल होके 1/15 हो गया, और ये कैंसिल होके 1/3 हो गया। डिवाइड कर देते हैं, तो 1/15 अपॉन 1/3, तो ये बनेगा 1/5, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा y-30 अपॉन 60 - y। इसको रीअरेंज करें अगर हम लोग, तो 60 - y इक्वल टू 5y - 150, तो यहां से आ जाएगा 6y, 6y इज इक्वल टू 210। तो y का वैल्यू देखो क्या आता है, 210 डिवाइडेड बाई 6 आ रहा है, 210 डिवाइडेड बाई 6, तो y की वैल्यू आ रही है 35 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्रीन को हमें 35 सेंटीमीटर पे रखना चाहिए। और इस y की वैल्यू को अगर हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में रख दें तो r की वैल्यू हो जाएगी 35, 60 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 25, एंड डिवाइडेड बाई 15 कर देंगे, तो ये फ्रैक्शन में लिखें तो 5/3 आ जाएगा, 5/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, और अगेन मैं कहूंगा कि एडवांस का ही है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन वियरिंग ग्लासेस। अब देखो ये क्वेश्चन बेस्ड है बेसिकली, अगेन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ही चल रहा है, रे ऑप्टिक्स, और ये लेंसेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। द प्रेजेंटेशन इज रियली वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसको पढ़ के हमें
एक चीज तो हमें ये पता करनी है कि लेंसेज के बारे में, भाई लेंस जैसे नॉर्मली हम लोग ग्लासेस पहनते हैं ना, तो हम अगर मान लो आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे ग्लासेस आते हैं भाई जिसमें एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगर वो कोटिंग नहीं हो तो क्या होगा ना कि हमें कई बार चीजें ब्लर भी दिखेंगी और हमको अननेसेसरी की इमेजेस भी दिखाई देंगी। तो ये बेसिकली उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। अच्छा है लेंस का एप्लीकेशन, थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन वियरिंग ग्लासेस sees two images of a flower that is 5 मीटर behind him। अब देखो पहली लाइन पढ़ के ही पॉज लगेगा कि पर्सन इज एबल टू सी टू डिफरेंट इमेजेस ऑफ अ फ्लावर एंड दैट फ्लावर इज 5 मीटर बिहाइंड हिम। मतलब उसके पीछे है फ्लावर और उसकी इमेजेस उसको कैसे दिखाई दे रही हैं। तो देखो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि भाई उसकी आईज हैं, उसकी आईज के आगे लेंस है, जो भी लेंस वो पहने हुए है, ठीक है ना, अभी मुझे मालूम नहीं है कैसा पहने हुए है, और पीछे उसके फ्लावर है, ठीक है ना। तो इस फ्लावर की उसको दो इमेजेस कैसे दिख रही हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब इस फ्लावर से लाइट जाके उसके लेंसेज से रिफ्लेक्ट होके उसकी आईज में पड़े, सबसे पहली बात। यानी फ्लावर उसके बिहाइंड है लेकिन उसको जो इमेजेस दिख रही हैं वो इन फ्रंट दिख रही हैं। अब देखो उसमें से कह रहा है कि वन ऑफ दीज इमेजेस अपीयर्स 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम। यानी उसके जो लेंसेज वो पहने हुए हैं उसमें से लेंस की एक सरफेस डेफिनेटली प्लेन सरफेस है, क्योंकि प्लेन मिरर में ही ऐसा होता है कि 5 मीटर पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज भी उसको 5 मीटर पे ही अपीयर हो रहा है। दूसरा इमेज कहाँ अपीयर हो रहा है, एंड द अदर इज अपीयर एट अदर इमेज इज अपीयर्ड एट 0.714 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम। अब देखो दो ऑप्शन है, उसकी जो दूसरी सरफेस है वो या तो कॉन्वेक्स होगी या तो कॉनकेव होगी। अगर वो सरफेस कॉन्वेक्स हुई, ठीक है ना, एक सरफेस तो उसकी प्लेन है पता चल गई है, अगर वो दूसरी सरफेस कॉन्वेक्स हुई और इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, तो आप समझिए कि अगर ऑब्जेक्ट यहां से 5 मीटर पे है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस पे यानी 0.714 मीटर डिस्टेंस पे इमेज बनना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि वो कॉनकेव सरफेस है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ही ऐसा पॉसिबल है, कॉनकेव मिरर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि उसके लेंसेस का एक सरफेस प्लेन है और उसके लेंसेस का एक सरफेस जो है वो कॉनकेव है। इस तरह से देख लीजिए, ठीक है ना। और वो जो फ्लावर है यानी जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे है। हम्म तो प्लेन मिरर से जो इमेज बन रही है, यानी ये हो गया मिरर वन M1, ये हो गया मिरर M2, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। वैसे तो लेंस है ये। तो मिरर M2 से जो इमेज बन रही है, M2 से बनने वाली इमेज का यहां से डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, दिस डिस्टेंस इज 0.714 मीटर। तो देखो इसकी हेल्प से हम ना इसका आर कैलकुलेट कर लेंगे। एक आर तो इसका इन्फिनिटी है पता चल गया। दूसरा आर हम लोग निकालते हैं। तो दूसरा आर निकालने के लिए क्या करें, हम यू का वैल्यू सीधे सीधे ले सकते हैं, माइनस का 5 मीटर, देखना ध्यान से, और जो इसकी इमेज बन रही है वो बन रही है प्लस का 0.714 मीटर पे। और हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। देखिए क्या मिलेगा, तो 0.714, ठीक है ना। तो 0.714 और 1/v 1/u, तो देखो क्या मिलेगा यहाँ से। तो 1/, अब मैं तो कैलकुलेटर से कर ही ले रहा हूँ, 1/0.714, ठीक है ना, जो भी आएगा माइनस का 1/5, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको निकल के आती है, 1/f की वैल्यू 1.2 के आसपास आती है, 1/f की वैल्यू 1.2 के आसपास आती है। फिर से कर लेता हूँ कैलकुलेट, 1/0.714, दैट्स इट, एंड माइनस 1/5, तो ये 1.2 के आसपास आती है। तो यहाँ से फोकल लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं 1/1.2। एक काम करते हैं, इसको 5/6 लिख लेते हैं ना, 5/6 बेटर है। तो ये मीटर में ही आई है फोकल लेंथ, लेकिन ये मिरर है, तो मिरर का जो आर होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 2f। तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ से 5/3 मीटर। अब हमको लेंस का दोनों सरफेसेस का आर मिल चुका है। अब आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है व्हेन ही टर्न्स अराउंड, ठीक है ना, जब वो वापस घूमता है और फिर जब वो डायरेक्टली फ्लावर को देख रहा है, तो जब वो डायरेक्टली फ्लावर को देख रहा है तो रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस से, तो उसको फ्लावर 2.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ हिम अपीयर हो रहा है।
तो अब हम अगर लेंस फॉर्मूला यूज करें लेंस का फोकल लेंथ निकालने के लिए, लेंस का फाइनल फोकल लेंथ, तो लेंस फॉर्मूले के लिए यू का वैल्यू एक तरह से हो जाएगा -5 मीटर, ठीक है ना। और उसको जो इमेज अपियर हो रही है वो इन फ्रंट ऑफ हिम अपियर हो रही है, तो साइन का ध्यान रखना, इन फ्रंट ऑफ हिम अपियर हो रही है यानी कि वर्चुअल इमेज है, तो वो -2.5 ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/v हो जाएगा, माइनस है क्योंकि, तो ये हो जाएगा, इसको लिख देते हैं -2/5, और ये हो जाएगा +1/5। तो देखिए आपको यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू -1 फोकल लेंथ की वैल्यू -5 मिल जा रही है, या 1/f की वैल्यू लिख लो, 1/f की वैल्यू -1/5 आ जा रही है। और अब हम इसको लेंस मेकर फॉर्मूले से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू μ-1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो 1/r2 जब करेंगे तो -3/5 आ जाएगा। तो देखो अब कैलकुलेशन काफी सिंप्लीफाई हो गए। तो μ-1, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है, 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू 4/3 आ गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चन सिंपल ही है, बट ये कि क्वेश्चन को विजुलाइज करना, यही प्रैक्टिस है, यही प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, ठीक है ना। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो हो गया है काफ़ी टाइम का। क्वेश्चंस मैं एक दो और लेके आया था, तो आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करिएगा, फिर देखेंगे उसका सोल्यूशन, टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिया था मैंने, एक, हाँ, एक ये क्वेश्चन था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। सो होप यू enjoyed दिस वीडियो, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।